बीजेपी की चुनाव कैंपेन कमेटी और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी आज। 2014 की चुनावी रणनीति पर चर्चा। शनिवार को प्रवक्ताओं की कार्यशाला में मोदी ने दी नसीहत, मीडिया में अपनी बात रखने से पहले करें होमवर्क। वर्कशॉप के बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने बीजेपी नेताओं को कांग्रेस सरकार की नाकामियों पर हल्ला बोलने की सलाह दी। बीजेपी की वर्कशॉप में लोकसभा के विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने भी पार्टी से तू मैं में न पढ़कर तर्कपूर्ण होकर अपनी बात रखने की बात कही। कार्यशाला में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली ने भी मोदी पर कांग्रेस के प्रहारों से भाजपा प्रवक्ताओं से निपटने के सलीके पर असंतोष जताया। बिहार बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए प्रस्ताव पास किया है। बिहार बीजेपी की बैठक में नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर एक राय रखी। बिहार बीजेपी ने संसदीय बोर्ड से मांग की है कि नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हुए कहा कि मोदी की शख्सियत पीएम के लायक है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में पंचायती राज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। मोदी ने इस मौके पर कहा कि पंचायतों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाना जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल ने तमाम साधु संतों के साथ यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात उनके सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई, जिसमें अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा यात्रा को लेकर चर्चा हुई। फिल्म कलाकार रजा मुराद ने फिर कहा है कि टोपी पहनने से किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता। इसके पहले मुराद ने भोपाल में शिवराज सिंह की मौजूदगी में मोदी पर बिना निशाना साधे कहा था कि इससे दूसरे मुख्यमंत्रियों को सीख लेनी चाहिए। सलमान खुर्शीद ने बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के कॉकरोच वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा है कि क्या मैं आपको कॉकरोच दिखता हूं। खुर्शीद ने मोदी को मेढक बताया था, जिस पर मीनाक्षी ने उन्हें कॉकरोच कहा था। लालू प्रसाद यादव के साले और बिहार कांग्रेस के नेता अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव द्वारा नरेंद्र मोदी का गुणगान किए जाने से नाराज कांग्रेस उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर सकती है। कांग्रेस साधु को मोदी से अपनी इस मुलाकात पर कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है। कल साधु यादव ने गुजरात में नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री पद का योग्य दावेदार करार दिया था। इस पर कांग्रेस की ओर से गहरा ऐतराज जताया गया है। साधु बिहार के गोपालगंज से सांसद रह चुके हैं। रामविलास पासवान की एलजेपी के 7 सीटों की साझेदारी के मसले पर वो अपने जीजा लालू यादव से नाराज हो गए थे और आरजेडी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। बिहार में बढ़ते अपराध और अपराध पर लगाम कसने के लिए राज्य सरकार का गृह विभाग और बिहार जुडिशियल एकेडमी ने सेमिनार का आयोजन किया, जिसका विषय था आपराधिक न्याय तंत्र समस्या और समाधान, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया। कोयला मंत्रालय से कोल ब्लॉक आवंटन के 45 अहम दस्तावेज गायब हो गए हैं। 157 निजी कंपनियों से जुड़े दस्तावेज भी गायब बताए जा रहे हैं। ये फाइलें 1993 से 2005 के बीच की हैं। गायब फाइलों में कांग्रेस सांसद विजय दर्डा की कंपनी की फाइल भी शामिल है। दर्डा ने बांदेर कोल ब्लॉक के लिए सिफारिश की थी, जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय ने आगे बढ़ाया था, लेकिन अब ये दस्तावेज भी कोयला मंत्रालय से गायब हो चुका है। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े फाइलों के गायब होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि मामला पीएमओ से जुड़ा है, इसलिए फाइलें गायब कराई जा रही हैं। कोयला मंत्रालय से फाइलों के गायब होने पर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि इसके पीछे किसकी साजिश है, इसका पता किया जाना चाहिए और दोषी लोगों को सजा दी जानी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश में आने का न्योता दिया है। इससे पहले ब्रिटेन के सांसद मोदी को संसद को संबोधित करने के लिए निमंत्रण दे चुके हैं। बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण के खिलाफ देहरादून की विशेष सीबीआई अदालत में आरोप तय। बालकृष्ण के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120 के तहत चलेगा मुकदमा। बाबा रामदेव के करीबी आचार्य बालकृष्ण को पिछले साल 20 जुलाई को फर्जी दस्तावेज के जरिए पासपोर्ट हासिल करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। यूनिवर्सिटी चुनाव का टिकट न मिलने पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर जलाया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
दिल्ली के रोहिणी में सीसीटीवी में कैद हुई दुकानदार की बहादुरी की तस्वीर। ज्वेलरी शॉप को लूटने आए लुटेरों से जमकर लड़ा दुकानदार। बहादुरी के आगे पस्त हुआ लुटेरा, भाग खड़ा हुआ। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस कर रही है तफ्तीश। एक बार फिर फटा बेनी बम। गोंडा में बेनी प्रसाद वर्मा ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए बदजुबानी की सारी हदें पार की। कहा, कत्लेआम करवाने वाला प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। शहीद आजम भगत सिंह पर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि भगत सिंह एक शहीद हैं और वो हमारी गौरवशाली विरासत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने लोगों से इस मसले पर किसी तरह के विवाद से दूर रहने की अपील की। महज 23 साल की उम्र में वतन को आजादी दिलवाने की खातिर फांसी के फंदे को खुशी खुशी चूमने वाले शहीद आजम भगत सिंह को सरकार शहीद नहीं मानती। एक आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने ये खुलासा किया। आरटीआई भगत सिंह के रिश्तेदार यादवेंद्र सिंह ने दायर की थी, जिसका जवाब उन्हें देर सवेर मिला। अब यादवेंद्र भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए नया अभियान शुरू कर रहे हैं। और इसी नेता और सांसद महाबल मिश्र ने भगत सिंह को सरकार से शहीद का दर्जा हासिल न होने पर कहा कि भगत सिंह इन सब उपाधियों से ऊपर हैं और वो शहीद थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भगत सिंह के मामले पर कहा कि उन्होंने ये सवाल संसद में 22 मार्च को ही उठाया था। उन्होंने कहा कि हमारे शहीदों का इससे बड़ा अपमान आजाद भारत में नहीं हो सकता। आईपीएस अफसर पीपी पांडे को गुजरात सरकार ने निलंबित कर दिया है। उन्हें कुछ ही देर पहले एक विशेष अदालत ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले के चलते 4 दिनों के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा था। सीबीआई ने पूछताछ के लिए आईपीएस की 14 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन सीबीआई अदालत ने सिर्फ 4 दिन के लिए हिरासत में लेने के लिए मंजूरी दी। इशरत जहां मुठभेड़ की जांच के दौरान अपना नाम आने पर पांडे भूमिगत हो गए थे, जिन्हें अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। गुजरात पुलिस की अपराध शाखा ने 15 जून 2004 को इशरत और 3 अन्य को कथित मुठभेड़ में मार दिया था। उस समय पीपी पांडे अपराध शाखा में संयुक्त पुलिस आयुक्त थे। इस मुठभेड़ के बाद गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि मारे गए लोग आतंकवादी थे और वे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के मिशन पर थे। सीबीआई ने बाद में इसे फर्जी मुठभेड़ बताया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को नवरोज की पूर्व संध्या पर देश को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये त्योहार सभी के साथ हमारे सहयोग, सौहार्द और भलाई को बढ़ाए। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भी नवरोज की शुभकामनाएं देते हुए नवरोज को उल्लास और उत्साह से मनाए जाने वाला त्योहार बताया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नवरोज को प्रकृति का उत्सव बताते हुए इसे नवीनता, सदाचारी जीवन और सौहार्द को समर्पित बताया। पारसी समुदाय के त्योहार नवरोज को पारसियों के लिए पहले नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पारसी समुदाय के लोग अपने घरों को सजाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। पारसी समुदाय इस त्योहार का इंतजार साल भर करता है, क्योंकि इस दिन परिवार के सब लोग एकजुट होकर पूरे उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। भारत के 20 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक अब्दुल करीम टुंडा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारत नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया है और उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया है, जहां से उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। 26/11 के मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान को सौंपे गए डोजियर में टुंडा का नाम 15वें स्थान पर था। टुंडा का दाऊद इब्राहिम का भी करीबी है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के अलावा जैश-ए मोहम्मद और जमात उद दावा से भी जुड़ा रहा है अब्दुल करीम टुंडा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी अब्दुल करीम टुंडा को कथित रूप से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 80 के दशक में ट्रेनिंग दी थी। टुंडा बम और उन्नत विस्फोटक तैयार करने में माहिर माना जाता है। टुंडा पर 33 क्रिमिनल केस और 40 धमाकों के आरोप हैं। पहली बार टुंडा का नाम 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद सामने आया था, लेकिन उसके बाद से टुंडा भारत की खुफिया एजेंसियों को चकमा देता रहा। टुंडा पर नई दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, लुधियाना, कानपुर और वाराणसी में दिसंबर 1996 से जनवरी 1998 के बीच 40 से अधिक बम धमाकों की साजिश रचने का आरोप है। आईएनएस सिंधुरक्षक पनडुब्बी के ब्लास्ट के बाद डूबने के मामले में मुंबई के कफ परेड थाने में 9 सैनिकों की मौत पर एक्सीडेंट डेथ रिपोर्ट का मामला दर्ज किया। अस्पताल के डॉक्टर गोपाल सिंह ने दर्ज कराई शिकायत। मुंबई डॉकयार्ड पर ब्लास्ट के बाद डूबी पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक से 6 नौसैनिकों के शव बरामद किए गए हैं। गोताखोरों ने ये शव बरामद किए।
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लॉक मुख्यालय पर तैनात एक खंड विकास अधिकारी ध्वजारोहण कार्यक्रम में गए सैकड़ों सफाई कर्मियों को गालियां देकर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से उन्होंने भगाया। इस घटना से नाराज नौगढ़ ब्लॉक के सफाई कर्मियों ने ब्लॉक मुख्यालय पर धावा बोला और आरोपी खंड विकास अधिकारी को घंटों उसके कार्यालय में ही बंधक बनाए रखा। यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 दिन पहले हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड के सिलसिले में मृतक की पत्नी को पुलिस ने उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया। दिल्ली से लेकर आसमान पर पहुंचे प्याज के भाव के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बढ़ते भाव के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गणपति त्योहार के पहले मुंबई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने शुरू कर दिए गए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने कहा है कि हर मुंबई वासी का फर्ज है कि वो पुलिस के साथ सुरक्षा में सहयोग करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली बार लखनऊ मेट्रो का मॉडल सार्वजनिक किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस मॉडल को सार्वजनिक किया, जिसमें दिखाया गया कि लखनऊ के किन किन इलाकों से मेट्रो होकर गुजरेगी। मॉडल सार्वजनिक किए जाने के बाद अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि इस साल के अंत तक लखनऊ में मेट्रो का काम शुरू हो जाएगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सरकार की तरफ से विकास का एजेंडा पेश किया। विकास की ये योजनाएं साल 2013 और 2014 के लिए हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरती स्थिति और शेयर बाजार में जारी गिरावट पर पीएम मनमोहन सिंह ने चिंता जताई है, लेकिन भरोसा दिलाया है कि देश 1991 के संकट में फिर से नहीं फंसने वाला है। कमजोर होते रुपए पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा है कि सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है। शुक्ला ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बीजेपी पर असहयोग करने का आरोप लगाया। अर्थव्यवस्था की माली हालत पर पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि फिलहाल देश के पास $250 मिलियन फॉरेन रिजर्व हैं। अगर इससे नीचे गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। कमजोर होते रुपए पर सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि देश में 1991 की स्थिति बन रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए जहां पहुंच गया है उसमें सुधार नहीं हुआ तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का कहना है कि कमजोर होते रुपए के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम और तेजी से बढ़ेंगे। शरद यादव ने कहा है कि विदेशों से पैसा आना कम हो गया है और इससे सरकार की मुश्किल और बढ़ गई है।